नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं, आप सभी को ध्यान में रखना है। दो सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। पहला सूचना ये है कि 1-to-1 काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट जो चाहते हैं कि वो हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग करें, और क्यों करें, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस की समझ आपको कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के आपकी जो भी दुविधा है वो हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से जो दुविधाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसका उपयोग करके गूगल फॉर्म को फिल करें और फिर हमारे द्वारा जो है 1-to-1 काउंसलिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो आज की दूसरी सूचना है वो सूचना जो है नेशनल स्कॉलरशिप डे से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें भाग लें। और यहाँ पर इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आप 90% तक जो छात्रवृत्ति है वो हमसे पा सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो टेस्ट है स्कॉलरशिप टेस्ट वो 28 जनवरी को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। और इसमें भाग लेने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक का उपयोग करके आप इस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेने के लिए अपने नाम को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है वो 28 जनवरी है और 28 जनवरी सुबह 6 बजे तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कुछ जो दो इम्पॉर्टेंट सूचनाएं हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं दोनों कथनों को। पहला कथन क्या है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की यहाँ पर बात हो रही है, खेलों में नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई एक संस्था है। तो बिल्कुल ये सही कथन है। जब हम बात करते हैं वाडा की तो वाडा जो है यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, उसका जो निर्माण है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया गया। और इसका जो मैंडेट है वो क्या है कि ये जो नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा उसको जो है डिस्करेज करने का काम करता है। किस तरीके से इसमें जो दुनिया के देश है वो समन्वय लेकर के आए उसके बारे में ये बातें करता है। कौन कौन से पदार्थ जिसका उपयोग जो है खिलाड़ियों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए उसकी ये लिस्ट निकालता है। तो इन सभी कामों को करने के लिए जो है वाडा का निर्माण किया गया। यानी कि यहाँ पर जो आपका पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, ऑपरेशन रिफ्यूज है ना, ऑपरेशन रिफ्यूज वाडा द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है जो खेलों में नाबालिगों के बीच डोपिंग का विश्लेषण और परीक्षण करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इससे जुड़ा हुआ एक जो न्यूज़ है वो आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। और इसका जो हेडिंग है उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि क्यों ये स्टेटमेंट बनाया गया। हेडिंग क्या है, इंडिया सेकेंड वर्स्ट कंट्री इन वाडा 10 ईयर ग्लोबल स्टडी ऑफ पॉजिटिव डोपिंग केस बाय माइनर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वाडा है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी उसके द्वारा पिछले 10 सालों का जो सर्वेक्षण किया गया और ये देखा गया इसमें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर जो नाबालिग हैं वो जो खेल की तैयारी कर रहे हैं, खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके द्वारा जो है नशीले पदार्थों का उपयोग किया गया। और यहाँ पर नाबालिगों की चर्चा हो रही है। और इसमें वाडा ने ये पाया है कि 3 देश जो ऊपर के 3 देश हैं, सबसे पहले नंबर पर कौन है, रशिया, उसके बाद इंडिया और फिर चाइना। ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर नाबालिगों के द्वारा भी नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो खेल में अपना नाम कमाना चाहते हैं। और इसके कारण सबसे ज़्यादा नाबालिगों को जो प्रतिबंधित किया गया है उन देशों में भी जो है आप देखोगे तो रसिया, इंडिया, चाइना क्या है, आगे हैं। और यहाँ पर जो स्टडी किया गया पिछले 10 सालों का
उस स्टडी को जो नाम दिया गया, नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन रिफ्यूज। तो इस न्यूज़ के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, लेकिन जो न्यूज़ है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। तो न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाडा से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वाडा के बारे में जानकारी बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन से अगर आपको फायदा उठाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन तो आप बनाइए ही, लेकिन स्टेटमेंट सही क्यों हुआ वो आपको जानना होगा। और दूसरा, इस स्टेटमेंट में जो प्रमुख बातें हैं उसके ऊपर अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी लेनी होगी, उस रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ना होगा, और वहाँ से भी आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाते चलते हैं, अपने पास जानकारी रखते हैं, तो आपका जो करंट अफेयर्स वो काफ़ी अच्छी तरीके से कवर होता चलेगा। तो थोड़ा सा ना डेली क्विज को बहुत ही सीरियसली आप लोग क्या कीजिए, लीजिए, और उससे जो टॉपिक्स निकल रहे हैं उन पर जो है जरूर आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए या फिर कंटेंट होना चाहिए, एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे करंट अफेयर्स में। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित है। और यहाँ पर आपको 4 समितियों के नाम दिए गए हैं, LM सिंघवी समिति, आबिद हुसैन समिति, दामोदरन समिति और शिव रमन समिति। अब यहाँ पर अगर हम बहुत सारे समितियों की बात करें, आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज को लेकर के काफ़ी सारी समितियों ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से हनुमंत राव समिति है, GVK राव समिति है, और एक LM सिंघवी समिति है। आप यहाँ पर देख रहे हैं LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति, इसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो यहाँ से तो साफ साफ आपको दिखता है कि जो आंसर होगा इसको, उसका क्या होगा, यहाँ पर LM सिंघवी समिति। तो यहाँ पर इन चारों समितियों में से जो LM सिंघवी समिति है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो थोड़ा सा समितियों के रिकमेंडेशन को भी आपको रिवाइज कर लेना है, और इम्पोर्टेंट समिति में भी LM सिंघवी समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पंचायती राज के मामले में। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, क्या है, पंचायत नीड टू इंटेंसिफाई एफर्ट टू ऑगमेंट रेवेन्यू रिसोर्सेस। तो RBI की एक रिपोर्ट है पंचायती राज को लेकर के, और यहाँ पर RBI का ये कहना है कि पंचायतों को अपना जो खुद का कर है, मतलब वो जो छोटे मोटे टैक्स वो लेते हैं पंचायत, और इसके अलावा जो टैक्स के अलावा जो राज्य जो है उनको क्या देता है, पैसे देता है, यानी कि गैर कर राजस्व जो है उनका, सेंटर से उनको जो हेल्प मिलता है, राज्यों से जो हेल्प मिलता है, और उनका जो खुद टैक्स लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता है, ताकि वो अपने जो प्रोग्राम है उसकी फंडिंग कर सके। तो वित्त की समस्या तो बहुत बड़ी है, समस्या है पंचायती राज में, और उसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट यहाँ पर RBI ने भी दिया है, जो साफ साफ ये कह रहा है कि पंचायतों को अपना जो खुद का कर इकट्ठा करने की शक्ति है, और जो गैर कर राजस्व है उसको उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि वित्त की समस्या का क्या हो सके, इसमें समाधान हो सके। इसके अलावा RBI का ये भी कहना है कि इसके साथ साथ पंचायतों को जो अपना प्रशासन है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो RBI के इस रिपोर्ट को भी आप लोग जरूर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, गैसीकरण एक तकनीकी प्रक्रिया है जो कोयले जैसे किसी भी कार्बन युक्त कच्चे माल को फ्यूल गैस या सिंथेसिस गैस, जिसको हम लोग सिन गैस बोलते हैं, में परिवर्तित कर सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है द हिंदू में आया है, इकोनॉमिक टाइम्स भी आया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है सरकार ने जो है 8,500 करोड़ का जो एक स्कीम है उसको शुरू किया है। इसकी चर्चा आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी मैंने की है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है, गैसीकरण की बात की जा रही है। तो गैसीकरण क्या है, जैसे यहाँ पर जो कहा गया कि गैसीकरण एक तकनीकी प्रक्रिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे कोयला होता है, कोयले को आप क्या करते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्या करते हैं, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण उसका किया जाता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण। और जिसके कारण जो कोयला है वो तरल ईंधन में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिन गैस। और इस सिन गैस का उपयोग जो है
आप देखते होंगे कि बिजली उत्पादन में या फिर मेथनॉल में किया जा सकता है। तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेचुरल गैस का एक क्या है, ये अल्टरनेटिव होता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, द हिंदू में भी मैंने एनालिसिस में इसको कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और इसलिए क्वेश्चन भी आपके सामने रखा गया। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है कि एंथ्रासाइट खनिज कोयले की एक कठोर सघन किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसमें बहुत कम अशुद्धियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप देखोगे कि 97-98% तक जो कार्बन की मात्रा है वो होती है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर एक एक वर्ड जो कहा गया एंथ्रासाइट के बारे में कि ये कठोर होता है, सघन होता है, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, अशुद्धियाँ कम होती है, ये सभी एंथ्रासाइट के बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन देख लेते हैं जो कि एंथ्रासाइट को लेकर के ही है। तीसरा कथन क्या है, एंथ्रासाइट को काला कोयला भी कहा जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा काफ़ी ब्लैक ये देखने में होता है, लेकिन आप जब इसको छुएंगे तो आपके हाथ काले नहीं होंगे। तो एंथ्रासाइट को इसके जो इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण ये काफ़ी ब्लैक दिखता है और इसलिए इसको काला कोयला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी क्या है आपका पूरी तरीके से सही है। तो तीनों कथन सही हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊर्जा सुरक्षा में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की एक अनूठी विशेषता इसकी त्रिपक्षीय चरित्र है। त्रिपक्षीय चरित्र, अब ये समझना होगा कि यहाँ पर जो त्रिपक्षीय चरित्र कहा गया है वो है क्या। बात हो रही किसकी, ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अगर हम ILO की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या है, संस्थापक सदस्य है, संस्थापक देश है। और ये जो ILO है वो काफ़ी पुरानी संस्था भी है। 1919 में क्या आया था, यह अस्तित्व में आया था और फिलहाल जो है इसके लगभग 187 से ज़्यादा देश क्या हैं, इसके सदस्य हैं। अब यहाँ पर जो बात हो रही थी कि ILO जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिपक्षीय चरित्र रखता है। इसका मतलब क्या है, देखिए त्रिपक्षीय चरित्र का मतलब ये है कि जो संगठन है इसमें क्या है, दुनिया भर के जो देश इसके सदस्य हैं उनकी सरकारें तो हैं ही, लेकिन जब भी ये श्रम संगठन जो ILO है वो कोई नीति बनाता है, कोई कार्य करता है, तो यहाँ पर वो दुनिया भर की सरकारों के साथ साथ जो 2 और इसके ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पर क्या है श्रमिक, क्योंकि श्रम संगठन है ना, तो ये श्रमिकों को लेकर काम करता है। तो अगर आप श्रम संगठन हैं और आप श्रमिकों की भलाई चाहते हैं तो उसमें आपको श्रमिकों को और जो श्रमिकों को रखते हैं यानी कि जो जॉब देने वाले मालिक हैं उनसे भी क्या करनी होगी, बातचीत करनी होगी। तो जब भी कोई नीति बनाता है कौन, ILO, तो वो क्या करता है, तीन पक्षों की बातों को सुनता है। एक तो दुनिया भर की सरकारें जो इसके क्या है, मेंबर हैं। इसके अलावा जो लेबर है यानी कि जो श्रमिक है उनके से भी वार्ता की जाती है और श्रमिकों के साथ साथ जो नियोक्ता है यानी कि जो इन श्रमिकों को नौकरी देते हैं उद्योगपति, उनसे भी क्या होती है, सलाह मशवरा लेकर के कोई नीति बनाया जाता है। और इसलिए ILO को क्या कहा जाता है कि यह एक त्रिपक्षीय संगठन है। यानी कि हर जगह जब भी डिसीजन मेकिंग होती है, जब भी कोई नीति बनाया जाता है तो दुनिया की सिर्फ सरकारों के साथ नहीं पूछा जाता है, विचार विमर्श नहीं करते हैं, सरकारों के साथ साथ श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के साथ भी क्या होती है, विचार विमर्श होती है। और इसलिए ILO का एक यूनिक कैरेक्टर है कि यहाँ पर 3 पक्ष होते हैं और तीनों पक्षों के मिला करके जो है ये संगठन क्या करता है, काम करता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा क्या है, दूसरा कथन क्या है, भारत ने ILO के समान पारिश्रमिक कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन नंबर 100 की पुष्टि की है। 100 की पुष्टि की है। समान पारिश्रमिक कन्वेंशन पूछा जा रहा है कि भारत ने इसकी पुष्टि की है, सही है या गलत। अब यहां पर आपको देखना होगा कि जो ILO है, आप देखोगे
कि आईएलओ के द्वारा जो प्रमुख सम्मेलन या फिर जो समझौते किए गए हैं उनमें 8 जो सम्मेलन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 8 सम्मेलन, यानी कि सम्मेलन को मान सकते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर आईएलओ के द्वारा क्या किया गया, सम्मेलन बुलाया गया और फिर वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। तो 8 ऐसे सम्मेलन हैं आईएलओ के जो काफी महत्वपूर्ण हैं और इन 8 में से जो 6 सम्मेलन है उसको भारत ने क्या किया है, अपनाया है, उसको भारत ने क्या किया है, अनुमोदन किया है। और वो कौन कौन से हैं, यहां पर आप देख सकते हो। जबरन श्रम सम्मेलन, उसको भारत ने अपनाया है। जबरन श्रम कन्वेंशन का उन्मूलन, ये जो संख्या 105 है उसको भी भारत ने अपनाया है। समान पारिश्रमिक कन्वेंशन जो कि संख्या नंबर क्या है, 100, उसको भी भारत ने अपनाया है। इसी के बारे में शायद यहाँ पर चर्चा हो रही है, समान पारिश्रमिक कन्वेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कहा गया है, समान पारिश्रमिक कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन नंबर 100। तो आप देखोगे कि 8 प्रमुख कन्वेंशन हैं जिसमें से 6 कन्वेंशन को भारत ने क्या किया है, अपनाया है, उसको अनुमोदित किया है। तो जबरन श्रम कन्वेंशन, जबरन श्रम कन्वेंशन का उन्मूलन, समान पारिश्रमिक कन्वेंशन, भेदभाव रोजगार और व्यवसाय कन्वेंशन और न्यूनतम आयु कन्वेंशन को, और इसके अलावा बाल श्रम सम्मेलन के सबसे खराब रूप में जो है उसको भी क्या किया है, भारत ने अपनाया है। तो आईएलओ के वेबसाइट पर आप जाओगे तो ये साफ साफ पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 8 प्रमुख सम्मेलनों में से 6 सम्मेलन जो है भारत ने क्या किए हैं, उसको अपनाए हैं। 2 सम्मेलन, यहाँ पर आप जो 2 सम्मेलन देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, 2 सम्मेलन जो कि प्रमुख सम्मेलनों में आते हैं, तो 6 यहाँ के और 2 यहाँ के, मिलाकर क्या होता है 8। इन दोनों सम्मेलनों को जो है भारत ने क्या किया है, अभी तक अनुमोदित नहीं किया है, अपनाया नहीं है। कौन कौन से ये, संघ की स्वतंत्रता और संगठित सम्मेलन के अधिकार का संरक्षण और संगठित करने और सामूहिक सौदेबाजी सम्मेलन का अधिकार, इन 2 सम्मेलनों को भारत ने क्या किया है, अभी तक अपनाया नहीं है। तो प्रमुख 8, 6 यहां पर और 2 यहां पर, ये प्रमुख 8 हैं जिसमें से 2 को भारत ने नहीं अपनाया है, बाकी 6 को अपनाया है। इसके अलावा भी आप उसके वेबसाइट पर जाओगे तो 2 और कन्वेंशन है जो कि प्रमुख कन्वेंशन का, तो प्रमुख सम्मेलन का इनको दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन भारत ने इन 2 सम्मेलनों को भी क्या किया है, अभी तक अपनाया नहीं है। तो 8 में आप ये देखना कि मैंने क्या बताया, ऊपर के 2 और ये 6, ये 8 प्रमुख सम्मेलन है जिसमें से 6 को भारत ने क्या किया, अपनाया है, 2 को नहीं अपनाया है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो पूरा का पूरा पेज है ना, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन है किसके, आईएलओ के, और भारत ने किसको किसको अपनाया है और किसको किसको नहीं अपनाया है, ये चीजें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ उपयुक्त 4, लेकिन 4 में से जो 2 ऊपर के कन्वेंशन है उनको 8 प्रमुख सम्मेलनों का हिस्सा माना गया है। नीचे के जो 2 सम्मेलन है ना, उनको हम प्रमुख सम्मेलन नहीं मानते, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे 2 ये और 6 ये, तो 6 को हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये 2 प्रमुख सम्मेलनों को हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यही बात यहाँ पर पूछी जा रही थी। और देखिए इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो क्या है, सही है, भारत ने इसकी क्या है, पुष्टि की है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, आईएलओ के बाल श्रम कन्वेंशन नंबर 182 को सबसे खराब रूपों को भारत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अब जैसे मैंने कहा कि भारत ने जो है 6 जो प्रमुख सम्मेलन है उसको क्या किया है, रेक्टिफाई किया है। अब इसमें क्या आ रहा है, देखो, बाल श्रम सम्मेलन के सबसे खराब रूप संख्या 182, इसको भारत ने क्या किया है, पुष्टि की है, इसको अपनाया है। तो यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो क्या है, आपका गलत है। तो काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन आईएलओ के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो पेज मैंने आपको दिया ना, उसको आप लोग जरूर हूबहू नोट डाउन कर लेंगे या वही डाउनलोड करके रख लेंगे। अगर ऐसा टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा तो फिर अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसके आधार पर देखा जाए तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आइए, इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज द हिंदू में आया था, व्हाट द लेबर रूल्स फॉर वर्कर अब्रॉड, एक्सप्लेन हमने किया भी था इसको, इसी पर यह क्वेश्चन आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक पीवाईक्यू को, प्रीवियस क्वेश्चन को, जो कि 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग देता है।
और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है और आप सभी को पता होगा कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इन जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ना, जो रिपोर्ट है, उनको भी याद रखिए कि कौन से संगठन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। आइए आज के तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेलाथियान के ऊपर। आखिर ये मेलाथियान क्या है? आपको ध्यान रखना है कि एक न्यूज आया एक दिन पहले कि भारत ने अफगानिस्तान को क्या किया है, 40,000 लीटर जो है मेलाथियान उनको उन्होंने भेजा है ताकि वहां के जो किसान है, जो टिड्डियों से उनके फसलों को जो खतरा हो रहा है उससे वो लड़ाई लड़ सके। तो भारत के द्वारा अफगानिस्तान को क्या किया गया है, 40,000 लीटर मेलाथियान का सप्लाई किया गया है जो कि टिड्डियों के खतरों के खिलाफ लड़ाई करने में मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेलाथियान है क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि मेलाथियान एक रसायन है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, मच्छरों को मारने में, टिड्डियों को मारने में, यानी कि पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मेलाथियान जो है कृषि में यूज होता है, आवासीय परिसरों में यूज होता है, सार्वजनिक मनोरंजन के क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर मच्छर ना आए, टिड्डियाँ ना आए, वहाँ पर यूज होता है। जो जैसे मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम है वहाँ पर भी जो है इस रसायन का उपयोग होता है ताकि मच्छरों को मारा जा सके। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो हमने देख लिया कि कीटनाशक है ये, टिड्डियों के द्वारा जो खतरा होता है उसको बचाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि जिस तरीके से ये टिड्डियों को नुकसान पहुंचाता है उस तरीके से ये मानव को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो मेलाथियान है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ना, फॉस्फेट, इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, एक ऐसा एंजाइम जो हमारे जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये उसको ब्लॉक कर देता है। टिड्डियों के साथ भी यही करता है, उनके नर्वस सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है, आगे चलकर के टिड्डियां क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो अगर इसका ज़्यादा उपयोग किया गया तो इसका असर जो मानव है उसके शरीर पर ही पड़ता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो इसका डिसएडवांटेज भी जो है आप ध्यान में रखेंगे कि यह एक ऐसे एंजाइम को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है शरीर में, जो कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के तथ्य में हमने किस पर चर्चा की, मेलाथियान पर चर्चा की, है ना। तो इसके नकारात्मक प्रभाव को भी आपको ध्यान में रखना है और सकारात्मक प्रभाव को भी ध्यान में रखना है, और भारत के द्वारा इसे ही क्या किया गया है, अफगानिस्तान को सौंपा गया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप लोग रिवाइज करेंगे। जो भी मुख्य तथ्य यहाँ पर हैं, जो भी मेन पॉइंट है उसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे, तभी आपको डेली क्विज का फायदा हो सकता है। बाकी जो मैंने आपको शुरू में सूचनाएं दी हैं वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।